ये वो स्थल है जहाँ पर रानी पद्मिनी और उनके साथ 10,000 रानियों ने जौहर किया था। ये जैन मंदिर है, काफ़ी पुराना, लगभग 972 ईस्वी में बना था और जिसे बनने में 14 से 15 साल का समय लगा था। ये सब मंदिर है जो इनके परिवार के जो सती होती थी, जो स्त्रियाँ, उनके मंदिर है। पत्थर जो टूटे हुए मंदिर के अवशेष है, जो खिलजी के आक्रमण के समय जो अवशेष टूट गए थे उन्होंने मंदिर। और ये है नीलकंठ महादेव मंदिर, जो महाराणा कुंभा थे उनके इष्ट देव थे। ये कुंभा महल है, काफ़ी खंडर की तरह हो चुका है बट काफ़ी बड़ी जगह है, बड़ी जगह में। अब पूरा चित्तौड़ किला जब देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि काफ़ी बड़े एरिया के अंदर ये बना हुआ है। काफ़ी नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी हम झीलों के शहर उदयपुर के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम बाइक रेंट पे लेने वाले हैं। बाइक रेंट आपको लगभग 400 रुपये के समथिंग मिल जाती है नॉर्मल। और ये जो हमने यहाँ पे नाइट में स्टे किया था, ये वो धर्मशाला है, जैन धर्मशाला इसका नाम है। ये रेलवे स्टेशन से तकरीबन आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर है जैन धर्मशाला। ये वैसे नाम से धर्मशाला, बट आप देख सकते हैं बहुत ही साफ़ सुंदर जगह है। यहाँ पे आपको 500 रुपये के समथिंग सिंगल बेड और 700 रुपये के समथिंग आपको डबल बेड मिल जाता है इजीली। अभी यहाँ से हम निकलेंगे फोर्ट की तरफ। अभी हम चित्तौड़गढ़ फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से लगभग सिटी से चित्तौड़गढ़ फोर्ट तकरीबन कुछ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सामने आप देख सकते हैं फोर्ट। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर टोटल 7 गेट है इस तरह के बने हुए हैं। अंदर जाने के लिए आपको लिवा फोर्ट तक पहुँचने के लिए पुराने टाइम में आपको 7 दरवाज़ों को पार करके फोर्ट तक पहुँचना पड़ता था, किले तक। चित्तौड़गढ़ फोर्ट पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, तो आपको शहर में आप कहीं पे भी होंगे, कितनी भी दूरी पे होगा, तो आपको किला आराम से दिखेगा। इसमें इस तरह के 7 द्वार बने हुए थे, जैसे आप देख रहे हैं। इन सब द्वारों का अलग अलग नाम था। ये 7 द्वारों को पार करके आप फोर्ट तक पहुंचते थे। एक काफ़ी लगभग आप समझिए कि 3-4 किलोमीटर की चढ़ाई है। 4 किलोमीटर की चढ़ाई को आप पार करके 7 द्वारों को पार करके आप किले तक पहुँचते हैं। और मेरी राय यही है कि अगर आप 1 या 2 पर्सन आते हैं कभी भी चित्तौड़गढ़ घूमने के लिए, तो यहाँ पे आप बाइक रेंट लीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है। टैक्सी वगैरह बाकी सब हायर करने से अच्छा ऑप्शन है बाइक रेंट। बाइक रेंट आपको नॉर्मली कुछ ऐसे HF डिलक्स या नॉर्मली स्प्लेंडर आप बाइक लेते हैं तो कुछ तकरीबन 400-500 रुपये में आपको बाइक मिल जाती है। और अगर स्पोर्ट्स बाइक भी आप लेते हैं तो आपको 700-800-900 रुपये तक अच्छी खासी जो भी आपको चाहिए, बुलेट वगैरह इस तरह की स्पोर्ट्स बाइक भी आपको मिल जाते हैं। ये देखिए फोर्ट के अंदर ही का ही एरिया है जहाँ पे काफ़ी घर भी बसे हुए, एक छोटे गांव की तरह आप कह सकते हैं, गांव की तरह बसे हुए हैं। ये फोर्ट का ही एरिया है। यहाँ से 1 किलोमीटर समथिंग जो मेन मुख्य किला है वो है। फोर्ट के अंदर काफ़ी घर है, कम से कम तकरीबन 200-300 घर है फोर्ट के अंदर। यहाँ से आपको फोर्ट के लिए टिकट मिलेगी। फोर्ट के लिए 20 रुपये की टिकट है, वो लेके आप पूरे फोर्ट में कहीं पे भी घूम सकते हैं। यह सब फोर्ट की जानकारी चित्तौड़गढ़ दूर की। और इसके सामने से आप यहाँ से दे सकते हैं, जहाँ से हमने टिकट ली थी उसके सामने ये बना हुआ एरिया। यहाँ से आपको लगभग पूरा शहर दिखता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है, क्योंकि आपको यहाँ से पूरा शहर दिखेगा। ये पहाड़ की चोटी के ऊपर है, इसलिए अच्छे से आप पूरे शहर को देख सकते हैं यहाँ से। अभी आप देख सकते हैं मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पर ये बंदर वगैरह सब वेट कर रहे हैं। शहर के लोग इन्हें खाने के लिए देते हैं, तो उसी का ये वेट कर रहे हैं। अभी यहाँ से हम कुंभा पैलेस की तरफ जाएंगे। कुंभा पैलेस राणा कुंभा जी का निवास स्थान था। राणा कुंभा जी के बारे में आप सब अच्छे से जानते ही होंगे कि कितने शूरवीर, कितने महान योद्धा थे वो। उनके बारे में ये आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ, ये कुंभा महल है। काफ़ी खंडर की तरह हो चुका है बट काफ़ी बड़ी जगह है, बड़ी जगह में फैला हुआ है। ये आपको दिख रहा होगा, आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नज़ारा आप देख सकते हैं कुंभा महल से। ये सामने मंदिर है, मंदिर भी जाएंगे तो पता चलेगा किनका मंदिर है। और ये इस तरफ अब पूरा चित्तौड़ किला जब देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि काफ़ी बड़े एरिया के अंदर ये बना हुआ है, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। आप सामने देख पा रहे होंगे कितनी दूर तक। और हम अभी काफ़ी जगह देख भी चुके हैं।
काफ़ी अभी खंडर की तरह स्थिति हो चुकी है इसकी। बाहर का जैसे ये कुंभा महल है, आप इसे ही देख लीजिए, इस तरह से ये गिर चुका है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है कुछ हमलावरों के द्वारा। ये महल के अंदर एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए जो सुरंग होती थी, वही सुरंग के रास्ते हैं। चित्तौड़गढ़ में प्रवेश के लिए जो 7 मुख्य द्वार है, उन्हीं में से एक ये द्वार है। इसमें आप प्रवेश के बाद में आप समझिए कि चित्तौड़गढ़ के अंदर आप आ चुके हैं। जो आंतरिक हिस्सा है उसमें, यहाँ से चित्तौड़गढ़ फोर्ट स्टार्ट हो जाता है। ये लगभग 10-12 किलोमीटर के एरिया में कुछ तकरीबन फैला हुआ है। यहाँ पे अनेकों जैन मंदिर है और भी काफ़ी मंदिर है यहाँ पे। उन्हीं में से एक मंदिर ये है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश करते ही सबसे पहले ये जैन मंदिर आता है। ये काफ़ी पुराना मंदिर है और काफ़ी पुराना इतिहास है इसका। काफ़ी समय के अंदर ये बना हुआ है, अलग अलग प्रारूपों में इस मंदिर को तैयार किया गया है। ये मंदिर में प्रवेश करते ही सामने मुख्य मंदिर है, उसके पीछे 2 मंदिर और है और ये साइड में अनेक जैन जो तीर्थकर हुए थे उनकी भी छोटे मंदिर बने हुए हैं। ये मंदिर का इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है। मंदिर में जो कलाकृतियाँ की गई है आप देख सकते हैं मूर्तियों के ऊपर। पूरे मंदिर पे इसी तरह की कलाकृति है। सामने जो मंदिर बनते हैं इसी तरह कलाकृतियाँ हैं। ये जैन मंदिर है, काफ़ी पुराना, लगभग 972 ईस्वी में बना था और जिसे बनने में 14 से 15 साल का समय लगा था। अब इसमें देख सकते हैं कलाकृति वगैरह बहुत ही अच्छे से की गई है। एक इस तरफ है मंदिर और 2 मंदिर इस तरफ है। बाकी इसमें अनेक छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, अनेक जैन दिगंबरों की मूर्तियाँ स्थापित की गई है। काफ़ी बड़ा एरिया है। अभी हम जा रहे हैं चित्तौड़ के एक और प्रमुख मंदिर नीलकंठ महादेव मंदिर की तरफ और वहाँ से फिर हम आगे जाएंगे विजय स्तंभ की तरफ। दोनों तरफ एक ही रास्ता जाता है। पहले नीलकंठ महादेव मंदिर आता है, उसके बाद में पश्चात विजय स्तंभ। ये आप देख सकते हैं सामने, ये विजय स्तंभ है। ये स्तंभ पुराना संग्रहालय और ये है नीलकंठ महादेव मंदिर। महाराणा कुंभा के इष्ट देव थे नीलकंठ महादेव मंदिर। मंदिर परिसर के अंदर से फोटो खींचना बना है, इसके बाद से ही हम आपको दिखा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर से तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ जो जैन तीर्थकर थे आदिनाथ जी, उनको समर्पित है। ये एक पवित्र जैन तीर्थ स्थल है और इसके पास में ही मंदिर बना हुआ है। कीर्ति स्तंभ से आगे निकलने के बाद में आता है राजा रतन सिंह जी महल, जिनकी पत्नी थी पद्मावती जी, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय में जौहर किया था। उनके ऊपर पद्मावत काव्य भी लिखा गया है और राजस्थान में उनके ऊपर अनेकों कविताएं आपको सुनने के लिए मिलेगी उनकी वीरता के बारे में। क्योंकि अपने आप को जौहर की अग्नि में सौंप देना एक साधारण सी बात नहीं है किसी भी स्त्री के लिए। जब हम विजय स्तंभ की तरफ जाएंगे तो उसके नज़दीक ही जौहर स्थल बना हुआ है। अभी हम राजा रतन सिंह जी महल के अंदर है और काफ़ी पुराना समय हो चुका है, इसलिए आप इसकी स्थिति देख सकते हैं कि काफ़ी खंडर हो चुका है। परंतु अभी आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय ये ऐसा नहीं था। इसमें अभी भी 10-15 कमरे बने हुए हैं अंदर और इनका इस स्थिति में होने का मुख्य रीज़न ये भी होता था कि जो बाहरी आक्रमणकारी होते थे उनके साथ संधि हुई भी रहती थी कि आप इसका पुनर्निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये दुर्ग के अंदर छोटे गांव की तरह, कस्बे की तरह बसे हुए जो घर वगैरह बने हुए वो सब है। दुर्ग में जो घर है उन सब के लिए सरकारी स्कूल है गवर्नमेंट, और ये इसके सामने है संग्रहालय। आप देख सकते हैं कई फेस में बनके ये तैयार हुआ है। ये देखिए आप, और कितना पुराना इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। 7वीं शताब्दी से इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था। ये अनेक महान राजाओं की फोटो है। ये बप्पा रावल जी, ये महाराणा कुंभा जी, ये महाराणा
ये इसी संग्रहालय का नक्शा है, आप देख सकते हैं जहाँ पे अभी हम हैं। इस संग्रहालय को किस तरह से बनाया हुआ है, कितने बड़े एरिया में, ये सब आप देख सकते हैं, नक्शा बना हुआ है। और ये इसके दो जो फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर और अब सेकंड फ्लोर का, उसका नक्शा बना हुआ है। और यहीं से आगे संग्रहालय का प्रवेश होता है। संग्रहालय के अंदर आपको अनेकों तरह के हथियार देखने को मिलेगा और उसके साथ ही ये जानकारी भी दी गई है कि किस हथियार का क्या नाम था और किस तरह से उसको प्रयोग में लिया जाता था। और यहाँ पे हथियार के साथ में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो समय के साथ में, बंदूकें वगैरह, जब अंग्रेज़ों का समय आया तब बंदूकों का प्रयोग हुआ, वो भी यहाँ पे है। बहुत से अनेक बंदूक, तलवार और भी अनेक तरह के हथियार आपको देखने को मिलेगा। साथ में जो वस्त्र जो पहनते थे, जो सेनापति जो होते थे या सैनिक जो होते थे, वो अपने बचाव के लिए जो वस्त्र पहनते थे, वो भी यहाँ पे अनेक आपको देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हैं, ये सब अलग अलग तरह के हथियार है। इस तरह के वस्त्र वो पहन के रखते थे अपने बचाव के लिए, जो लोहे की इस तरह के बने हुए होते थे। और ये वज़न में भी काफ़ी भारी होते थे, क्योंकि लोहे के बने हुए तो वज़न इनका काफ़ी होता था। ये महल के अंदर के प्रवेश द्वार पे ये जो सफ़ेद बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे भी हमें ये कीर्ति स्तंभ है और ये विजय स्तंभ है। और बाकी अनेकों मंदिर आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे जो कुछ ग्रामीण लोग रहते थे वो सब भी है, आपको दिख रहा होगा। ये सब उनके लिए घर बने हुए थे। और ये बाकी बाहर की चार दीवार। ये भी हम विजय स्तंभ के पास पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं सामने, ये विजय स्तंभ है। ये विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ के नज़दीक में ही समाधीश्वर महादेव मंदिर भी है और उसी के पास में थोड़ा सा आगे चल के गौमुख कुंड भी है, जिस तरफ अभी हम जाएंगे आगे। ये सामने समाधीश्वर महादेव मंदिर है जो विजय स्तंभ के पास में, और पास में ये जौहरी स्थल भी है। आप इन मूर्तियों को देख सकते हैं। आप देखेंगे तो पता चलेगा पूरे मंदिर में आपको इस तरह की अनेकों मूर्तियां मिलेगी जो आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़ दी गई थी। इस तरफ हमारे पीछे ये विजय स्तंभ है और इसी के पास में जो जौहर स्थल है वो है। विजय स्तंभ राजा बप्पल के द्वारा बनाया गया था, जिसे कम से कम 1400 समथिंग साल हो चुके हैं, 1400 समथिंग साल हो चुके हैं। और उसके बाद में उस वक्त इसका नाम नवरत्न ग्रह था, नवरत्न ग्रह स्थल था। बट इसका नाम विजय स्तंभ तब रखा गया जब राणा कुंभा ने अपनी शूरवीरता का परिचय दिया। उन्होंने जब अहमद शाह को और एमपी के एक राजा थे जिन्हें हराया था, हराने के बाद में इसका नाम उन्हीं की जो वीरता ही उसके लिए इसका नाम रख दिया गया था विजय स्तंभ। और जब राजा बप्पल ने इस स्तंभ का निर्माण किया था तब इस स्तंभ के अंदर सीढ़ियाँ नहीं थी, ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। पर उसके पश्चात राणा कुंभा ने ही इसके अंदर सीढ़ियों का निर्माण करवाया था। समथिंग 10 साल लगे थे। 10 साल के निर्माण के बाद इसके अंदर सीढ़ियाँ थे, जिसमें पहले ऊपर हम जा भी सकते थे। बट अभी कुछ कारणों की वजह से, कुछ पिछले 3-4 सालों से, कोरोना के समय से गवर्नमेंट ने इसमें अंदर ऊपर जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ पे भी आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि मूर्तियों को आक्रमणकारियों के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। आपको पूरे फोर्ट के अंदर, पूरे किले के अंदर इस तरह की अनेकों मूर्तियाँ मिलेगी। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मुख्य मंदिर है। और ये जो पत्थर जो टूटे हुए मंदिर के अवशेष है, जो खिलजी के आक्रमण के समय जो अवशेष टूट गए थे, उन्होंने मंदिर को जो तोड़ने का प्रयास किया गया था, उसी के अवशेष है। और ये इस तरफ आपको दिख रहे होंगे, ये अनेक मंदिर, छोटे छोटे मंदिर है ये जो भी बने हुए हैं। और पीछे भी मेरे वो आपको दिख रहा है, उस तरफ मंदिर है। ये सब मंदिर है जो इनके परिवार की जो सती होती थी, जो स्त्रियां, उनके मंदिर है। सती प्रथा आप जानते होंगे, जिस स्त्री का पति की मृत्यु हो जाती थी तो वो अपने पति की चिता के साथ ही अपने शरीर को दाह कर लेती थी, उसे सती कहा जाता था। और ये इनके परिवार की सती जो हुए थे उनका मंदिर बने हुए उनके। ये रास्ता गौमुख कुंड की तरफ जाता है जो विजय स्तंभ के पास में ही है।
ये जौहर स्थल है, जौहर कुंड है, जिसे अभी मिट्टी से भर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर कुल 3 बार जौहर हुआ है। ये सामने आपको जो दिख रहा होगा हवन के लिए, यहाँ पे हर साल जिन्होंने जौहर किया था उनकी आत्माओं की शांति के लिए मेला लगता है और उसी के लिए यहाँ पे हवन होता है, जिसके लिए यहाँ जगह रखी गई है। ये मीरा मंदिर है। मीरा जी का विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज जी से हुआ था और मेवाड़ के राजा भोजराज जी के मृत्यु के पश्चात मीरा जी ने श्री कृष्ण जी की आराधना प्रारंभ कर दी थी। वह कहा जाता है कि अपने अंतिम समय में वो श्री कृष्ण जी में ही समाहित हो गए थे। ये पद्मिनी महल है, जो रानी पद्मिनी जी थी, राजा रतन सिंह जी की जो पत्नी थी, उनका निवास स्थान है ये। ये रानी पद्मिनी जी का महल है और इसी के पास में गोरा बादल जी का भी महल है, जिनकी वीरता का हमने काफ़ी सुना है, किताबों में पढ़ा है। रानी पद्मिनी जी कहते हैं कि गर्मियों में यहाँ रहते थे क्योंकि उनके महल के चारों तरफ यहाँ पे आपको देखेंगे कि पानी मिलेगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा ठंडक रहती थी बाकी जगह से, इसलिए वो गर्मियों के अंदर मुख्यतः यहाँ पे रहते थे। ये माँ काली मंदिर है जो पद्मिनी महल के नज़दीक में ही है। माता काली को चित्तौड़ की महारानी भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर आपको मुख्यतः अनेकों देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिलेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जब आप देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पहले कितना खूबसूरत और सुंदर था, कितने बड़े एरिया के अंदर ये फैला हुआ था और इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। तो अनेकों आक्रमणकारियों ने अपने आक्रमण के समय इस दुर्ग को ध्वस्त कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी ये हालत है, वरना ये बहुत ही बड़े एरिया के अंदर फैला हुआ था। इतने बड़े एरिया के अंदर दुर्ग का फैला हुआ होना बहुत ही बड़ी बात है। ये हमारे सामने माँ कंकाली का मंदिर है। तो दोस्तों, इसी के साथ में हमारा चित्तौड़गढ़ का जो व्लॉग है वो समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। आपको व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है काफ़ी बड़े क्षेत्रफल के अंदर बसा हुआ है। ये समथिंग कुछ 350 हेक्टेयर के तकरीबन के एरिया में बसा हुआ है। काफ़ी बड़ा किला है। अगर आप किला जब भी देखने आते हैं तो आपको मतलब एक टाइम नहीं, यूँ समझिए आपको पूरा दिन चाहिए। हम यहाँ पे सुबह 11 बजे आए थे और अभी शाम के 5 बज चुके हैं, तो आप देखिए हमें पूरा दिन लग चुका है। काफ़ी बड़े एरिया के अंदर फैला हुआ है। यहाँ पे अनेकों प्रकार के मंदिर है, अनेकों चीज़ें हैं आपको देखने के लिए। एक तरह से पूरा दिन चाहिए आपको। तो चित्तौड़गढ़ में फोर्ट के अलावा एक सांवरिया जी सेठ का मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ से लगभग 40 किलोमीटर है। उसके अंदर यहाँ पे इतना कुछ भी खास नहीं है। बाकी आपको हमारा ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।